धम 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 धम, हवा में शक्ति धमाकों की आवाज गूंजी। सृष्टिनाश दंत के घूमने के साथ ही ओरियो मनो का दिल जोरों से धड़क उठा और उसका चेहरा अचानक बदल गया। वो इससे बचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी कि वो अब केवल इसका सामना कर सकता था। तुरंत उर्मनो के शरीर पर एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक शक्तिशाली रक्षात्मक शक्ति निकली। लेकिन सूर्य गरुड़ की ताकत के सामने सारी रक्षात्मक शक्तियां कागज के शेर की तरह थीं। धम यह सीधे उसड़ी सटी मनो से टकराए और इसके बाद वह जमीन पर भारी रूप से गिरा। उसके सिर के ऊपर का लंबा एचपी बार तुरंत खाली हो गया। ताज़ा खून फव्वारे की तरह उछला और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर टूट रहा था। लेकिन मनो की सांसें तो गिरने के साथ ही बंद हो चुकी थीं। एक हमले में तुरंत मृत्यु। ध्रुव की नजरें पूरे हॉल में घूमी और अंत में अग्रेश्वर पर टिक गई। उसके हाथ में सृष्टिनाश दंड अचानक से कांपा भन। एक तेज रोशनी उछली और ध्रुव जोर से चिल्लाया, और कौन है? मैं बस एक सवाल पूछता हूं, और कौन है? उसकी आवाज ने पूरे हॉल को कुचल दिया। अग्रेश्वर इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और पट की आवाज के साथ जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। ध्रुव के शरीर से निकली शक्ति बहुत भयानक थी। एक अवर्णीय आतंक पूरा हॉल कांप उठा और कोई सांस लेने की हिम्मत नहीं कर सका। उनके दिमाग कुचले जा रहे थे और उनकी चेतना का सागर कुचला जा रहा था। डिंग, बधाई हो ध्रुव, और मनो को मारने पर 8000 एक्सपी, 100 काल ऊर्जा पॉइंट्स, 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो ध्रुव, आर्केन रन का प्राण कवच प्राप्त करने के लिए। बधाई हो ध्रुव, ओरियो मनो की ब्लड लाइन प्राप्त करने के लिए। बधाई हो ध्रुव, 10 स्टार एम्बक प्राप्त करने के लिए। बधाई हो ध्रुव, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर मेघतारा लेवल 7। बधाई हो ध्रुव, लेवल अप करने पर एक विशेष इनाम प्राप्त हुआ है। आर्किन का वज्र शीशा। डिंग, तान कवच को अवशोषित कर लिया गया है। सृष्टिनाश दंत की ऊर्जा एक सितारे से भर गई। डिंग, वज्र शीशे को अवशोषित कर लिया गया है। सृष्टिनाश दंत की ऊर्जा 2 सितारे से भर गई। सिस्टम की बीप लगातार बजती रही। उसी समय में एक और सूचना आई। सूर्य गरुड़ की शक्ति के 3 सेकंड का समय समाप्त। 3 सेकंड समय बहुत कम था, इतना कम कि ध्रुव को इसे ठीक से अनुभव करने का मौका भी नहीं मिला और उसकी शक्ति चली गई। मुझे अभी थोड़ा और मजा लेने देते। 3 सेकंड बहुत कम है, ध्रुव ने अपने दिल में बुदबुदाया। वह बेहद उत्साहित था। 3 सेकंड की यह शक्ति बस अजय थी। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि सृष्टिनाश दंड के भीतर की शक्ति निश्चित रूप से विनाशदेव के सूर्य गरुड़ की ही शक्ति थी। अगर जब इसकी ऊर्जा पूरी तरह से भर जाए तो क्या होगा? क्या सूर्य गरुड़ दंड से बाहर निकल आएगा? बस फिर, या फिर मैं सूर्य गरुड़ की पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ? वह ध्रुव ने जोर से लारने ली। यह कहना होगा कि उसके लिए यह किसी अनुपम सुंदरी के वस्त्र उतारने से भी ज्यादा लुभावना था। चाहे वह कैसी भी शक्ति हो, मैं निश्चित रूप से कमाल महसूस करूंगा। हाँ हाँ, मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। ध्रुव चाहता था कि वह अभी सृष्टिनाश दंड की ऊर्जा को पूरी तरह भर दे, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारे आर्कन रैंक के खजानों की जरूरत थी, जो किस्मत से मिलते थे और उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा दुर्लभ था। 3 सेकंड खत्म होने के बाद नीलामी हॉल में दबाव गायब हो गया। कई लोगों ने राहत की सांस ली और आखिरकार अपनी चेतना वापस पाई। भीड़ में वीरन ने मंच पर खड़े ध्रुव को देखा और बुदबुदाया, यह मास्टर की तरह का व्यक्तित्व है। दूसरी ओर अग्रेश्वर बुरी तरह डर से कांप रहा था। यंग मास्टर वामन तो क्या, अब तो उसका बाप भी एक ही हमले में मार दिया गया था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि यह ध्रुव कितना शक्तिशाली था। कोई आश्चर्य नहीं कि सियान ड्रैगन उसे भाई कहता था। अब अग्रेश्वर को आखिरकार समझ आ गया कि ध्रुव को रॉयल निमंत्रण क्यों मिला था। हालांकि वास्तव में असल कारण उसे अभी भी नहीं पता था। ध्रुव की हत्या भरी नजरों को देखते हुए वह कमजोर स्वर में बोला, मैं मेरे पास इतने स्टार एबर नहीं है। मैं ध्रुव के हंठ मुड़े और उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, नहीं दे सकता। मुझे परवाह नहीं कि तू दे सकता है या नहीं। अगर नहीं दे सकता तो तुझे अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी होगी। 2500 स्टार एबर कौन इसे एक बार में दे सकता था? ध्रुव अच्छी तरह से जानता था कि अग्रेश्वर इतने सारे स्टार एम नहीं दे सकता था, लेकिन उसने उसे इतना घमंड दिखाया था, उसका इतना मजाक उड़ाया था और उसे नीचा दिखाया था, तो ध्रुव उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अग्रेश्वर का शरीर और ज्यादा कांपने लगा और उसने कहा, भाई, 2500 स्टार एम मेरे पास सचमुच इतना नहीं है। ठीक है, अगर तेरे पास इतना नहीं है तो अपनी जान से इसकी कीमत चुका। ध्रुव ने दंड को उसके चेहरे की ओर तान दिया। अग्रेश्वर का चेहरा और पीला पड़ गया। उसने तुरंत निजी कक्ष में अंशुल की ओर देखा और बोला, एल्ड अंशुल, मैं गलत था। मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। कृपया मेरी मदद करो। मास्टर सियान, कृपया मेरे लिए गुहार लगाएं।
मेरे पास वाकई इतने स्टार एम्बर नहीं है। वो बार बार सिर झुका रहा था, यहाँ तक कि ओरियो मनो भी मर चुका था। तो वह ध्रुव का मुकाबला कैसे कर सकता था? लड़ाई से पहले ही उसने हार मान ली। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे? यह जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु के अगले चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। अंशुल ने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव वाकई इतनी शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन करेगा। वह बेहद हैरान था, लेकिन साथ ही बेहद उत्साहित भी। सिर्फ वो ही नहीं, सियान भी ऐसा ही था। वह हैरान और उत्साहित था। कमाल का लड़का, मैं सचमुच नहीं देख पाया। तू वाकई असाधारण है। तू एक महाप्रतिभाशाली है। हेलगेट का यंग लीडर वाकई साधारण नहीं है। उसी समय हेलगेट वरदान मंडल और गुणचंद्र कुल के लोगों के चेहरे बदल गए। अगर वे उस जगह होते तो वे भी इस शक्ति का सामना नहीं कर पाते। वो शक्ति बहुत भयानक थी। ध्रुव की ताकत उनकी अपेक्षाओं से परे थी। साथ ही मन ही मन खुश भी थे कि उन्होंने पहले कोई कदम नहीं उठाया, वरना उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कैसे मरे। ध्रुव ने अपनी ताकत का पुनर्मूल्यांकन किया। उन्हें फिर से विचार करना होगा कि क्या उन्हें आज ध्रुव पर हमला करना चाहिए। अंशुल ने याचना करते अग्रेश्वर को देखा और ठंडी हंसी हंसी, पहले तूने ही घमंड दिखाया था और दांव शुरू किया, अब तू दया मांग रहा है। एल्डर अग्रेश्वर, तू हमें क्या समझता है? सियान ने सीधे चिल्लाकर कहा, अगर तू इसे चुकाने में असमर्थ है तो अपनी जान से इसकी कीमत चुका। यह तुझ पर अच्छा सौदा है। क्या तेरी सस्ती जान दो सी 5 स्टार एबर के लायक है? अग्रेश्वर का चेहरा और पीला पड़ गया और उसने कहा, एल्ड अंशुल, इस बात को देखते हुए कि हम दोनों रत्नकुंज के एल्ड हैं, कृपया मेरे लिए गुहार लगाएं। अगर वह 5 स्टार एबर नहीं दे सका तो ध्रुव वाकई उसे मार डालेगा। उसी समय नीलामी मंच के पीछे से एक व्यक्ति बाहर निकला। वो एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखता था और उसके शरीर पर कोई आभा का उतार चढ़ाव नहीं था। वो पर्दे के पीछे से बाहर आया और हल्के से बोला, उसके 500 स्टार एम्बर मैं दूंगा और यह नीलामी जारी रहेगी। अग्रेश्वर के लिए वह एक उद्धारक की तरह था। उसने पलटकर उस व्यक्ति को देखा। अचानक उसका चेहरा और गहरा हो गया और वह धब्बद की आवाज के साथ जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। अध्यक्ष जी। अंशुल का चेहरा भी बदल गया। नीलामी में कई लोग चुपके से हैरान, यहाँ तक कि अध्यक्ष रत्नराज भी यहाँ हैं। लगता है यह नीलामी एक साधारण नीलामी नहीं है। क्या वह उस डिवाइन स्क्रॉल की वजह से आए हैं? शायद हाँ, डिवाइन स्क्रॉल अंतिम वस्तु है। मैंने सुना है कि यह वस्तु देव मीनार में प्रवेश करा सकती है। मैंने सुना है कि देव मीनार एक ऐसी विशाल शक्ति है जो डॉक वर्ल्ड की किसी भी अन्य शक्ति से ऊपर है। बस वे लोग जिनमें देवता बनने की क्षमता है वहां प्रवेश कर सकते हैं। एक बार देव मीनार में प्रवेश करने के बाद वे ऊपरी देवलोक में कदम रखने वाले महाप्रतिभाशाली के बराबर होंगे। यह बात सच है कि डिवाइन स्क्रॉल देव मीनार का प्रवेश पत्र है, लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या कोई वाकई देव मीनार में प्रवेश कर सकता है। डिवाइन स्क्रॉल देव मीनार से जुड़ा था, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि देव मीनार कैसी जगह है और असल में है भी या नहीं। कुछ कहते थे कि यह देव मीनार एक विशाल संप्रदाय था, जो इसमें प्रवेश करता वह देवलोक में प्रवेश कर सकता था। कुछ कहते थे कि यह एक आत्मिक खजाना था और इसमें डार्क वर्ल्ड के असंख्य खजाने थे। कुछ तो कहते थे कि यह नरक की मीनार थी। कई किंगदंतियां थीं, लेकिन बिना किसी संदेह के देव मीनार डार्क वर्ल्ड का सबसे बड़ा रहस्य था। डिवाइन स्क्रॉल की उपस्थिति ने वाकई कई महारथियों को इसके लिए लड़ने के लिए आकर्षित किया था, पर यह भी रत्नकुंज के अध्यक्ष को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ध्रुव का चेहरा भी बदल गया। वो बता सकता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति साधारण नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर अग्रेश्वर को देखते हुए बोला, चून की कोई भुगतान करने को तैयार है तो तेरी जान बच गई, लेकिन मुझे यह तुरंत चाहिए। रत्नराज ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ, मैं सारी कीमत चुका दूंगा। यह कहकर उसने अग्रेश्वर को ठंडी नजरों से घूरा। यह ठंडी नजर ही थी जिसने अग्रेश्वर का दिल बुरी तरह से कांप दिया। इस नजर ने उसे मौत की सजा सुना दी थी। ध्रुव ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इस वक्त उसे वाकई पैसों की जरूरत थी। उसे नवप्रभा तकनीक और चंद्रकांत पुष्प खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। उसे यह दोनों चीजें हर हाल में खरीदनी थी, इसलिए उसे यह 2500 स्टार एम्बल लेने ही थे। ध्रुव रत्नराज के पीछे छे मंच से चला गया। उसी वक्त वीरन अचानक खड़ा हुआ और बोला, और मेरे पैसे तू उन्हें खाने के बारे में तो नहीं सोच रहा ना? गौरांग भी अचानक खड़ा हुआ। उसकी दोनों मुट्ठियों में शक्ति उबल रही थी। उसकी हड्डियां चटक रही थीं। तूने अगर हमारे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे मार डालूंगा। वह आक्रामक था।
जैसे कोई डाकू, वीरन ने ध्रुव की गायब होती आकृति को देखा और बुदबुदाया, इस शख्स का व्यक्तित्व बिल्कुल मास्टर जैसा है और उसके बोलने का तरीका भी वैसा ही है। क्या वो मास्टर? नहीं। वीरन ने अपने दिल में कड़वाहट भरी हंसी हंसी और धीरे से बुदबुदाया, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, ज्यादा सोच रहा हूँ। मास्टर की शक्ल इस शख्स से पूरी तरह अलग है। वो मास्टर कैसे हो सकता है? सिर्फ वीरन ही नहीं, गौरांग, ओझा, एजकांत और बाकी चार जो आसपास कर्मचारियों के भेष में थे, को भी यही एहसास हुआ। उस पल में उन्हें वह वाकई उनके मास्टर जैसा लगा। लेकिन उसकी शक्ल धरती के ध्रुव से बेमिल थी और वह उसे बिल्कुल नहीं पहचान सके। एक विशेष निजी कक्ष में, यह कक्ष विशेष सामग्रियों से बना हुआ था और यह एक खुले स्थान की तरह था, लेकिन भीतर की हवा किसी अदृश्य परत से सील थी। बाहर चाहे ब्रह्मतारा स्तर का महायोद्धा खड़ा हो, वो भीतर की हल्की सी आहट तक नहीं सुन सकता था। यहां तक कि सबसे पैनी मानसिक धार विचारों की तरंगे भी इस कमरे की दहलीज पार नहीं कर सकती थी। रत्नराज ने ध्रुव को देखा, उसे ध्यान से ऊपर से नीचे तक निहारा और आखिरकार बोला, तू हेलगेट का पूर्व यंग लीडर है। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वो ध्रुव को अंदर तक से पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हेलगेट का यंग लीडर मेरा नाम ध्रुव है। रत्नराज ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम्हारे शरीर की शक्ति जागृत हो चुकी है? यह सवाल फिर से ध्रुव ने यह सवाल एक से ज्यादा बार सुना था। पहली बार दामोश शहर में गुलाम मालिक ने यही बात कही थी। धवलकुल में भी उसने यह सवाल कई बार सुना था। ध्रुव को वाकई नहीं पता था कि उसके शरीर में किस तरह की शक्ति छिपी थी। उसने इस शरीर का एक से ज्यादा बार अध्ययन किया था, लेकिन उसे वाकई कोई खास शक्ति नहीं मिली। वो इसे महसूस भी नहीं कर सकता था, तो यह जागृत कैसे हो सकती थी? यह कैसी शक्ति है? अगर एक व्यक्ति ने यह पूछा होता तो ठीक था, लेकिन अगर हर कोई जो हेलगेट के यंग लीडर को जानता था यह सवाल पूछता था, तो कुछ ना कुछ बात जरूर थी। इसका मतलब था कि ध्रुव के इस शरीर में वाकई कोई भयंकर शक्ति छिपी थी, एक ऐसी शक्ति जिससे लोग डरते थे। थोड़े समय में ध्रुव इतनी तेजी से उभरा था कि कई लोगों को लगा कि उसकी शक्तियां जागृत हो चुकी थीं। ध्रुव ने एक रहस्यमय मुस्कान बिखेरी और हल्के से कहा, क्यों ना तुम अंदाजा लगाओ? रत्नराज ठिठक गया और फिर गंभीरता से बोला, अगर वाकई तुम्हारे शरीर की शक्ति जागृत हो चुकी है तो मैं नीलामी रद्द कर सकता हूँ और डिवाइन स्क्रॉल तुझे दे सकता हूँ। इस बार ध्रुव हैरान रह गया। डिवाइन स्क्रॉल नीलामी का अंतिम खजाना, इसका मूल्य अतुलनीय था। इसको पाने के लिए रत्नकुंज ने बहुत सारा धन संसाधन और मानव शक्ति खर्च की थी। यह कहना होगा कि उन्होंने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, पर अब वे इसे ध्रुव को मुफ्त में दे रहे थे। ध्रुव अंदर तक से हैरान था, मगर सतह पर शांत रहा। मुझे ही क्यों? रत्नराज ने जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे से बोला, यह डिवाइन स्क्रॉल देव मीनार की परीक्षा देने का एक पत्र है। अगर तुम्हारी शक्ति जागृत हो चुकी है तो तुम्हारी क्षमता के साथ तुम देव मीनार में प्रवेश कर सकते हो। इससे तुम देव मीनार की सुरक्षा में आ जाओगे। इस तरह हेलगेट, वरदान मंडल और नवखंड महासंघ तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा देव मीनार तुम्हें आसमान छूने दे सकती है और ऊपरी देवलोक में कदम रखने दे सकती है। तुम तो सीधे देव युद्ध क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकते हो। यह सुनकर ध्रुव का दिल धक से रह गया। क्या वास्तव में देव मीनार इतना शक्तिशाली अस्तित्व था? क्या यह हेलगेट, वरदान मंडल और नवखंड महासंध को भी कुचल सकता था? और प्राचीन देव युद्ध क्षेत्र में प्रवेश, यह वह स्थान था जिसका ध्रुव हमेशा सपना देखता था। दग्धात्मा ने एक बार कहा था कि अगर वह स्वर्गीय व्यवस्था की शक्ति को बदलना चाहता है और उच्च और सर्वशक्तिमान मुख्य देवताओं को मुख्य नींव से खींचना चाहता है, तो उसे उस देव युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना होगा, ताकि वह प्राकृतिक व्यवस्था से परे की शक्ति प्राप्त कर सके। मुख्य नींद। हालांकि ध्रुव को नहीं पता था कि असल में यह कैसा अस्तित्व है या इसे क्या कहते हैं, लेकिन पूरे संसार में हर चीज की जड़ उन्हीं से जुड़ी थी। उसने बस इसे ध्वस्त करने की कसम खा ली थी। रत्नराज ने जो कहा वह ध्रुव के लिए बहुत लुभावना था, लेकिन ध्रुव ने खुद को खोया नहीं। उसने फिर से दोहराया, तुम मुझे इसे क्यों दे रहे हो? तुमने अभी भी मेरा जवाब नहीं दिया। रत्नराज ने ध्रुव को देखा और बोले, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे। उस समय हेलगेट की त्रासदी के बारे में मैं कुछ नहीं कर सका। खैर छोड़ो, असल मुद्दा है तुम अकेले हेलगेट का भी मुकाबला नहीं कर सकते। फिर वरदान मंडल और नवखंड महासंघ की तो बात ही छोड़ दो, तुम उनके लिए कोई मुकाबला नहीं हो। देव मीनार में प्रवेश करना ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। ध्रुव, यह तुम्हारा एकमात्र विकल्प है, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे शरीर की शक्ति जागृत हो चुकी है या नहीं, वरना चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम देव मीनार की परीक्षा पास नहीं कर पाओगे।
हर किसी को बस एक मौका मिलता है। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दूसरी बार परीक्षा देने का मौका कभी नहीं मिलेगा। देव मीनार की चयन प्रक्रिया बहुत सख्त थी। उनके लिए असफलता का मतलब था हार मान लेना, दूसरा मौका नहीं था। हर डिवाइन स्क्रॉल बेहद अनमोल था। ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, मैं डिवाइन स्क्रॉल के लिए खुद बोली लगाऊंगा। देव मीनार में प्रवेश करूं या नहीं, यह मैं खुद तय करूंगा। अध्यक्ष को परेशान करने की जरूरत नहीं। क्या तुम मुझे अभी 2500 स्टार एबर दे सकते हो? नीलामी शुरू होने वाली है, मैं इसे चूकना नहीं चाहता। रत्नराज स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इनकार कर देगा। डिवाइन स्क्रॉल के प्रलोभन का कोई विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन ध्रुव ने इसे ठुकरा दिया। उसके दिमाग में कई सवाल थे। क्या उसे आत्मविश्वास नहीं है? क्या उसकी शक्तियां अभी तक जागृत नहीं हुई हैं? क्या वह बदला नहीं लेना चाहता? ध्रुव, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बाहर कितने लोग तुम्हारी जान लेना चाहते हैं? उसने यह कहा नहीं क्योंकि रत्नकुंज की शक्ति के साथ वह ध्रुव की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। रत्नकुंज बस उसके अकेले का नहीं था, यह रत्न कबीले का था। वह ध्रुव के लिए पूरे रत्न कबीले को रसातल में नहीं खींच सकता था। उसे लगा था कि ध्रुव मना नहीं करेगा, लेकिन अब उसकी योजना पूरी तरह बिगड़ गई थी। रत्नराज ने अपनी रिंग से एक बैंगनी रंग का रॉयल कार्ड निकाला और बोला, इसमें पूरे 3 लाख स्टार एम्प है। बाकी 500 स्टार एम्प मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक उपहार है, क्योंकि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। और रत्नराज ने भौहें सिकुड़ी और फिर गीली की, हर कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारी शक्तियां बेहद अस्थिर है। तुम इसे मुझसे बेहतर जानते हो। इसके बाद रत्नराज ने एक सुनहरी पिल निकाली। यह सुनहरी पिल उसे अंशुल ने दी थी। उसने इसे ध्रुव को लौटाते हुए कहा, यह पिल निर्णायक पल में तुम्हारी जान बचा सकती है। इसे अपने पास रखो। आज की नीलामी में इस पिल के लिए मैं तुम्हारा नाम सार्वजनिक नहीं करूंगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। ऐसी स्वर्ग विरोधी पिल के घोषित होने पर तुम्हारी स्थिति अब से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ध्रुव के मना करने से पहले ही पिल उसके हाथों में ठूंस दी गई। रत्नराज ने हल्के से कहा, तुम जा सकते हो। ध्रुव थोड़ा सा भावुक हो गया। यह पहली बार था जब उसने डॉक वर्ल्ड में आने के बाद गर्मजोशी महसूस की थी। लेकिन ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और निजी कक्ष से बाहर निकल गया। इस दौरान बाहर भी कुछ हलचल मची हुई थी। खेल गेट का एक योद्धा नीलामी से चला गया। वरदान मंडल और नवखंड महासंघ के योद्धा भी चुपके से चले गए। वह सभी अपने वरिष्ठों से पूछने गए कि क्या उन्हें आज का मिशन जारी रखना चाहिए। लेकिन आधे घंटे बाद जब यह लोग वापस आए तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, मिशन जारी रखो। ध्रुव को खत्म करना ही होगा, क्योंकि रत्नराज की उपस्थिति ने उन्हें और भी चिंतित कर दिया था। अगर ध्रुव ने डिवाइन स्क्रॉल प्राप्त कर लिया और एक बार अगर वह देव मीनार में प्रवेश कर गया तो वह अपना आखिरी मौका खो देंगे। इसके अलावा ध्रुव ने आज जो शक्ति दिखाई थी उसने एक बात साबित की, उसकी शक्ति जागृत हो चुकी थी, और भले ही वह पूरी तरह जागृत ना हुई हो, वह तेजी से जागृत हो रही थी। यह उनके लिए बहुत खतरनाक था। एक अन्य स्थान पर बहादुर और अन्य लोग भी चुपके से रहस्यमय योजना को अंजाम दे रहे थे। डिवाइन स्क्रॉल को लूटो। स्क्रॉल हाथ में होने पर वे इसे एक आश्चर्यजनक कीमत पर बेच सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो उनके पास डार्क वर्ल्ड में कहीं भी अपने मास्टर को खोजने के लिए पूंजी होगी। भीड़ में वीरण उत्साहित था। वह इंतजार कर रहा था और बुदबुदाया, जल्दी शुरू करो, जल्दी शुरू करो। उन्होंने अभी ध्रुव की उपस्थिति के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। अभी वह केवल डिवाइन स्क्रॉल को लूटने के बारे में सोच रहे थे। 8 लोग ऐसा ही सोच रहे थे, क्योंकि वह ध्रुव को बहुत याद करते थे। उन्होंने डॉक वर्ल्ड में पूरे 3 साल इंतजार किया था, और इन 3 सालों में वे अपना धैर्य खो चुके थे। अगर इस बार वे सफल हो गए तो वह इस जगह को छोड़कर डार्क वर्ल्ड के हर कोने में अपने मास्टर को खोजने निकल पड़ेंगे। जब ध्रुव अपने रॉयल कक्ष में लौटा, नीलामी पहले ही शुरू हो चुकी थी। ध्रुव को वापस आते देख लाइबा तुरंत उसके पास आए और चिंता से बोली, तू ठीक तो है? अंशुल थोड़ा उत्साहित था और पूछा, अध्यक्ष ने तुझसे क्या कहा? लड़के, मैंने वाकई नहीं सोचा था कि तू और मनो को एक झटके में मार डालेगा। तू तो बहुत कमाल का है। सियान ने भी चेहरे पर मुस्कान लिए ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई ध्रुव, आज तूने मुझे पूरी तरह मना लिया। तूने कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। हाँ, अग्रेश्वर का चेहरा देखा जैसे उसने अपने बाप को कब्र से बाहर निकलते देख लिया हो। इससे ज्यादा हारा हुआ कोई और नहीं दिख सकता। सियान ने हंसते हुए कहा। रॉयल कक्ष में खुशी का माहौल था। सब कुछ ध्रुव के अभी के 2 शानदार हमलों की वजह से। ध्रुव ने बैंगनी रॉयल कार्ड निकाला और बोला, भाई सियान, इसमें 3 लाख स्टार एम्बो है तेरे। 500। सियान ने तुरंत कहा, औपचारिकता मत कर, जो कुछ चाहिए खरीद ले। अगर कम पड़ जाए तो मुझे बता दे, मेरे पास ना हो तो अंशुल के पास ढेर सारा माल छुपा हुआ है। अंशुल चौंक गया और कड़वाहट भरे लहजे में बोला, सियान, तू मुझे भी अपने साथ घसीट रहा है?
इस दौरान नीचे मंच पर बोलियां और तीव्र हो रही थीं। 100 स्टार क्रिस्टल। 200 300 मेजबान आगे आया और बोला, 300। कोई और ऊंची बोली, कोई है। 300 में बिक गया। जिस व्यक्ति ने पिल के लिए बोली लगाई थी वो उत्साह से हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, सूरज वाला पिल मेरी है। अंधेरे में वीरन ने औजा से कहा, उस शख्स की शक्ल याद रखना, उसका घमंडी चेहरा देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर हम डिवाइन स्क्रॉल लेने में कामयाब ना हुए तो हम उसे लूट लेंगे। हर बार जब वह कुछ धनवानों को देखता था, वीरन यही बात कहता था। ओझा ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। कई दौर की नीलामी के बाद पिल की नीलामी लगभग अपने अंतिम चरण में थी। जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ रही थी, पिल्स का स्तर और ऊंचा होता जा रहा था। मेजबान आगे आया और मुस्कुराते हुए बोला, अगली वस्तु एक प्राचीन जड़ी बूटी है, चंद्रकांत पुष्प। इस पुष्प में रक्त को शुद्ध करने और रक्त नसों को मजबूत करने का चमत्कारी प्रभाव है। इसकी शुरुआती कीमत 500 स्टार क्रिस्टल है। प्रत्येक बोली कम से कम 50 स्टार क्रिस्टल की होनी चाहिए। बोली शुरू करें। उसी पल ध्रुव की आंखें चमक उठीं। आ गया। चंद्रकांत पुष्प वो आखिरी जड़ी थी जिसकी ध्रुव को लायबा के विनाशक को तैयार करने के लिए जरूरत थी। उसके यहाँ आने का कारण बस यही जड़ी थी। यह कवस्य एक पौराणिक जड़ी बूटी है। चंद्रकांत पुष्प कोर की शक्ति को अवशोषित करता है। यह किसी भी योद्धा के लिए बहुत उपयोगी है। यह रक्त को शुद्ध करता है और ब्लड लाइन को मजबूत करता है। इसे एक दुर्लभ खजाना कहा जा सकता है। अमोगेश का दिल कांप उठा। उसने मन में सोचा, मैंने नहीं सोचा था कि इस दुनिया में चंद्रकांत पुष्प जैसी जड़ी होगी। अगर मैं इसे खरीद सकूं तो शायद मेरी बेटी की बीमारी ठीक हो जाए। उसकी बेटी उसके लिए सब कुछ थी। अगर वह लायबा की अंदरूनी चोटों को ठीक कर सकता तो भले ही उसे अपनी जान देनी पड़े, वह पलक भी नहीं झपकता। अमोगेश बोली लगाना चाहता था, लेकिन जब उसने बाहर बढ़ती कीमतें सुनी, वह रुक गया और दांत पीस लिए। वो इतने स्टार क्रिस्टल नहीं जुटा सकता था। बोली बहुत तीव्र थी। 800 स्टार क्रिस्टल, 8000 स्टार क्रिस्टल, 1800 स्टार क्रिस्टल। क्या तुम्हें इस पौराणिक पुष्प का मूल्य पता है? मैं 3000 स्टार क्रिस्टल की बोली लगाता हूँ। कीमत इसके बाद भी बढ़ रही थी। अंशुल ने अपनी दाढ़ी सहलाई और हल्के से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि चंद्रकांति पुष्प के लिए इतने लोग लड़ेंगे। सियान ने कहा, चंद्रकांति पुष्प एक पौराणिक जड़ी है। इन सबको छोड़ भी दे। इस जड़ी में प्रबल शक्ति होती है और इसे बिना शोधन के सीधे खाया जा सकता है। और इसकी शक्ति ब्लड लाइन प्रतिभा वाले योद्धाओं के लिए एक तीक्ष्णता है। यह ऐसा है जैसे इंसान का फिर से जन्म हो रहा हो। इस तरह की शक्ति अपूरणीय है। अगर इसे पिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए और बनने में सफलता मिले तो इस पिल का प्रभाव निश्चित रूप से बहुत प्रबल होगा। सियान और अंशुल बेफिक्री से बात कर रहे थे, लेकिन अमोगेश का चेहरा और ज्यादा चिंतित होता जा रहा था। कीमत उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भले ही वह खुद को बेच दे, वह इतना पैसा नहीं जुटा सकता था। हालांकि वह अभी भी नीलामी को घूर रहा था। उसके मौजूदा विचार वीरन जैसे ही थे। कोई भी इसे ले ले, उसके लिए एक ही शब्द था, लूट लो। उस पल में वीरन का भी यही विचार था। कमबख्त, इतनी छोटी सी जड़ी के लिए इतने लोग लड़ रहे हैं। यह जरूर बहुत कीमती है। हाँ हाँ, जब मैंने इसे देख लिया तो यह मेरी है। वीरन ने ठंडी हंसी हंसी। गौरांग ने धीरे से कहा, वीरन, तू मास्टर जैसा क्यों बन गया है? जब कुछ अच्छा देखता है तो कहता है यह तेरा है। वीरन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, वो मास्टर है तो हमें उससे सीखना ही होगा। हम गौरांग हंसा तो मास्टर सबसे बड़ा लुटेरा है। हाँ हाँ। ओझा की नजरें ठंडी हो गईं। उसने गौरांग को घूरा। गौरांग एक ठंडे बैंगन की तरह हो गया। बिल्कुल हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। 300 स्टार क्रिस्टल कोई और ऊंची बोली। क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? एक जड़ी की कीमत कुछ पिल्स से हजारों गुना ज्यादा थी। यह अंतर पिल्स की कम कीमत को भी उजागर करता था। पर्दे के पीछे अग्रेश्वर ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी, अंशुल तू तो बेकार है। मेरे पास अभी भी मौका है। देखता जा मैं तुझे कैसे कुचलता हूँ। अग्रेश्वर मरा नहीं था, वह शांत हो गया था। उसके दिल में नफरत आसमान छू रही थी। वह इस नीलामी का इस्तेमाल करके अंशुल और अन्य लोगों को फिर से रौंदने के लिए दृढ़ था। वह हार नहीं मान रहा था। 300 स्टार क्रिस्टल दो, कोई और ऊंची बोली। एक व्यक्ति खड़ा हुआ जो अपने कागजी पंखे को हिला रहा था। उसका चेहरा आत्मसंतुष्ट था क्योंकि अब यह पुष्प उसका जो होने वाला था। लेकिन जैसे ही मेजबान तीसरी बार हथौड़ा मारने वाला था, ध्रुव अचानक बोला, 400 स्टार क्रिस्टल धम। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, पूरा माहौल विस्फोटक हो गया और सभी ने रॉयल कक्ष की ओर देखा। उसी वक्त उस व्यक्ति ने अपना कागजी पंखा बंद किया और बोला, और 1000 स्टार क्रिस्टल। उसके बोलने से पहले ही ध्रुव ने तुरंत चिल्लाकर कहा, 500 स्टार क्रिस्टल। उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया। उसने रॉयल कक्ष को घूरा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और बोला, क्या तू मेरे खिलाफ जाना चाहता है?
तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? ध्रुव रॉयल कक्ष से बाहर निकला, खिड़की की सिल पर खड़ा हुआ और ठंडे लहजे में बोला, मुझे परवाह नहीं कि तू कौन है, अगर तुझमें दम है तो फिर से बोली लगा। अमोगेश ने ध्रुव को देखा। वह बहुत घबराया और उत्साहित था। सियान थोड़ा संदिग्ध था और धीरे से पूछा, छोटे भाई तुझे इस चंद्रकांत पुष्प की क्या जरूरत है? ध्रुव ने लायबा की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा इसका अपना उपयोग है। अंशुल ने कहा, नीचे वह स्वर्गंध घाटी का युवा मास्टर शर्वान है। उसकी ताकत साधारण नहीं है। शायद वह यह पुष्प अपने पिता के लिए ले रहा है। ध्रुव ने कहा, चाहे वह कोई भी हो, मुझे यह पुष्प किसी भी कीमत पर चाहिए। शर्वान की नजरें गहरी हो गईं और उसने हल्के से कहा, लड़के दूसरों के लिए थोड़ा रास्ता छोड़ दे ताकि आगे मुलाकात हो सके। मैं वामन जैसा कचरा नहीं हूं। अगर तूने मेरी स्वर्गंध घाटी को भड़काया तो तेरा अच्छा अंत नहीं होगा। हाँ, पूरा नीलामी हॉल हंसी से गूंज उठा। आगे मुलाकात हो सके इसका क्या मतलब था? क्या वो एक दूसरे को देख भी पाएंगे? शर्वान का चेहरा और गहरा हो गया। उसके पास खड़े दो एल्डर तुरंत उठे और हत्या की मंशा के साथ ध्रुव को घूरने लगे। उसी समय एंशुल और सियान ड्रैगन एक साथ बाहर निकले और सतर्क हो गए। शर्वान का चेहरा और सख्त हो गया और वह बोला, यह पुष्प मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल आशा मत कर, यह तुझे नहीं मिलेगा। ध्रुव ने दृढ़ता से कहा। उसे यह पुष्प हर हाल में लेना ही था। लायबा का मिशन 2 महीने से भी कम समय में खत्म होने वाला था। अगर वह यह मौका चूक गया तो शायद वह इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा। मिशन की असफलता छोटी बात थी। मुख्य बात यह थी कि लायबा की बीमारी को हमेशा स्वर्गीय नियति पिल से तो नहीं बनाए रखा जा सकता था ना। इसलिए उसे यह लेना ही था। शर्वान का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, 51,000। अगर तूने फिर से इसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुझे इस नीलामी हॉल से बाहर निकलने नहीं दूंगा। सियान ड्रैगन गुस्से से भड़क उठा और बोला, क्या बड़े बड़े शब्द बोल रहा है? स्वर्गंध घाटी इतनी शक्तिशाली है क्या? कुछ जहरीली गोलियां बनाने से तू खुद को अजय समझता है। लड़के तू भूल रहा है कि तू इस वक्त कहाँ खड़ा है। यहाँ ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत करता है। अगर किसी ने मेरे भाई को छुआ तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसकी खाल उधेड़ दूंगा। शर्वान डरा नहीं और ठंडे स्वर में बोला, सियान ड्रैगन, यह तुझे समझना होगा कि यह जगह कौन सी है। यह यमगढ़ शहर है। मेरी स्वर्गंध घाटी से सिर्फ कुछ हजार की का परे माई चिबान ये का की अम्मी दूर और तेरा नील तरंग साम्राज्य किमी दूर है। तुझे सोचना होगा कि तू इसके लायक है या नहीं। सियान ड्रैगन गुस्से से लाल हो गया। ध्रुव ने उसे रोका और बोला, इसके साथ बात करके क्या फायदा? 60 स्टार क्रिस्टल। यह संख्या शर्वान के चेहरे पर तमाचे की तरह थी, जिससे उसे दर्द हुआ। ध्रुव ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, फिर से बोल। खट 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 शर्वान का चेहरा अचानक बदल गया। 60 स्टार क्रिस्टल उसकी सीमा को पार कर चुके थे। वह अब और कीमत नहीं बढ़ा सकता था। शर्वान ने ध्रुव को घूरते हुए कहा, ठीक है, तेरा चेहरा मेरी आंखों में उतर चुका है। बस इंतजार कर कंगाल, पैसे नहीं है तो घमंड मत दिखा। इंतजार करूं, ठीक है, क्या देखेगा? मेरा घंटा गरीब कुत्ता, तूने सिर्फ 1000 स्टार क्रिस्टल बढ़ाए। ध्रुव ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, तू तो बिल्कुल नपुंसक है। पफ शवान इतने गुस्से में था कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने खून की उल्टी कर दी। वह गुस्से से खून उगल रहा था। खट मेजबान ने हथौड़ा बजाया। 60,000 स्टार क्रिस्टल सौदा पक्का। इसके तुरंत बाद ध्रुव ने अपने रॉयल कार्ड से भुगतान किया और कुछ देर बाद चंद्रकांत पुष्प ध्रुव के हाथों में था। उसी पल ध्रुव पलटा और जैसे कुछ हुआ ही ना हो अपने रॉयल कक्ष में चला गया। वीरन ने रॉयल कक्ष की दिशा में देखा और बुदबुदाया, हालांकि तेरा व्यक्तित्व हमारे मास्टर से बहुत मिलता है, फिर भी तू हमारा मास्टर नहीं है, तो हमें जो हक बनता है उसे छीन लेना चाहिए। बहन ओझा, उस पर नजर रख। उसके पास वो बैंगनी रॉयल कार्ड कोई साधारण चीज नहीं है। ओझा ने फिर से हल्के से सिर हिलाया, एक शब्द भी नहीं बोली। ध्रुव ने राहत की सांस ली। उसके दिल का बोझ आखिरकार हट गया। आखिरकार चंद्रकांत पुष्प मिल गया। अमोगेश ने ध्रुव को देखा और बोला, ध्रुव तू इस चंद्रकांत पुष्प का क्या करेगा? शुरुआत में ध्रुव ने चंद्रकांत पुष्प हासिल करने से पहले इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं की थी। अब जब चंद्रकांत पुष्प उसके पास था तो छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने लायबा की ओर देखा और बोला, मैं इसके शरीर में फैले जहर को ठीक करना चाहता हूँ। यह सुनते ही लायबा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें कांपने लगी और वह एकटक ध्रुव को देखने लगी। उस पल उसकी आंखों से आंसू बेकाबू रूप से बहने लगे और वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। अमोगेश भी हैरान रह गया। उसका शरीर अचानक से झुका और वह घुटनों पर बैठने वाला था, लेकिन तुरंत ध्रुव ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। चाचा, यह आप क्या कर रहे हैं? सियान ड्रैगन और अंशुल भी स्तब्ध रह गए। उन दोनों को अमोगेश की पहचान पता थी और वो यह भी जानते थे कि ध्रुव को उससे मिले बस 1 महीने हुए।
लेकिन ध्रुव ने स्वर्गंध घाटी को नाराज करने में कोई हिचक नहीं दिखाई और सिक्सीड स्टार क्रिस्टल खर्च करके चंद्रकांत पुष्प की बोली लगाई। बस उसकी बेटी के लिए इस दुनिया में ऐसे कितने लोग थे। दोनों के मन में गुप्त रूप से भावुकता जागी। ध्रुव ने हल्के से कहा, लायबा ने दामू शहर में मेरी जान बचाई थी, मैं अब उसे बचा रहा हूँ। यह बस उसका बदला चुकाने के लिए है। उसने लायबा की ओर देखा और बोला, हर किसी को साधना का अधिकार है, बस तेरा अधिकार थोड़ा देर से आएगा, मगर कोई बात नहीं, अगर तू मेहनत करेगी तो निश्चित रूप से एक अनुपम योद्धा बनेगी। जब ध्रुव धरती पर था तब वह भी एक कचरा था जिसके शक्ति चक्र तोड़ दिए गए थे और वह साधना नहीं कर सकता था। वह लायबा की भावनाओं को समझ सकता था। इसके बाद ध्रुव ने हल्के से कहा, भाई अंशुल भाई, सियान तुम दोनों मेरी रक्षा करो, मुझे एक पिल बनानी है। सियान ड्रैगन चौंक गया, यहाँ पिल बनाओगे? अंशुल ने कहा, नीलामी हॉल में कुछ गुप्त कक्ष हैं, क्यों ना? ध्रुव ने कहा, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, 8 मिनट काफी है। सियान ड्रैगन का चेहरा फिर से हिल गया। 8 मिनट? चंद्रकांत पुष्प जैसी पौराणिक जड़ी को 8 मिनट में शोधन करके पिल बनाना असंभव था। जड़ी का स्तर जितना ऊंचा होता है, शोधन उतना ही मुश्किल होता है। सियान ड्रैगन को यकीन नहीं हुआ। अंशुल भी मुंह फाड़े ध्रुव को देख रहा था। ध्रुव ने फनस निकाला, फिर उसका विचार हिला और उसने अपने दिल में चिल्लाया, आचार्य अमृतेश। भन ध्रुव के शरीर के भीतर से एक ऊर्जा की लहर सक्रिय हुई। इसके बाद ध्रुव ने तुरंत औषधि कौशल के पितामह आचार्य अमृतेश की शक्तियों को महसूस किया। पौराणिक जड़ी क्या, शोधन में कठिनाई क्या, यह इस बात पर निर्भर करता था कि कौन कर रहा है। आचार्य अमृतेश कौन था? वो स्वर्गीय देवताओं के लिए पिल्स बनाने वाला सर्वोच्च विशेषज्ञ था। महज चंद्रकांत पुष्प यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ध्रुव ने कहा था कि 8 मिनट, लेकिन उसे वास्तव में कुछ सेकंड ही चाहिए थे। आचार्य अमृतेश की आभा ध्रुव के शरीर से पूरी तरह निकल पड़ी। ध्रुव ने 1 सेकंड भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसका विचार हिला और वह तेजी से शोधन करने लगा। चंद्रकांत पुष्प, रक्त तारा, ब्लड लाइन और कुछ उच्च स्तर की जड़ी बूटियां निकाली। यह देखकर सियान ड्रैगन और भी हैरान रह गया। इन जड़ी बूटियों को 1 मिनट में शोधन करना असंभव है और तू पिल भी बना लेगा, लेकिन वह बोलना खत्म भी नहीं कर पाया था। फानेस पागलों की तरह घूमने लगा और अंदर की जड़ी बूटियां और रक्त तारा ब्लड लाइन तुरंत एक दूसरे में मिल गई। आचार्य अमृतेश की शक्तिशाली ऊर्जा सुनहरी रोशनी के साथ फनेस में उमड़ पड़ी। इस तरह की शक्ति को बाहरी लोग देख नहीं सकते थे। 3 सेकंड बाद भन फनेस घूमना बंद हो गया और ध्रुव की ऊर्जा से निकली ज्वालाएं भी गायब हो गईं। आचार्य अमृतेश की शक्ति धीरे धीरे ध्रुव के शरीर से गायब हो गई। जैसे ही पिल बनी, ध्रुव ने इस शक्ति को वापस खींच लिया, क्योंकि आचार्य अमृतेश का समय बहुत कीमती था। ध्रुव को हर सेकंड को संजोना था। सियान ड्रैगन ने ध्रुव को मूर्खों की तरह देखा और संदेह भरे स्वर में पूछा, क्या पिल बन गई? निजी कक्ष में सभी लोग स्तब्ध होकर ध्रुव को देख रहे थे। यह इतना तेज था कि कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। क्या यह पिल बनाने की गति थी? यह तो एक झटके में हुआ। ऐसा कोई पिल रिफाइनिंग का तरीका ही नहीं था और पूरे डार्क वर्ल्ड में ऐसी गति नहीं थी। कोई भी इतने उच्च स्तर की जड़ी बूटियों को कुछ पल में शोधित नहीं कर सकता था। पिल बनाना तो दूर की बात, यह बस एक कल्पना थी, नामुमकिन कार्य था। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने फनेस का ढक्कन खोला, सियान ड्रैगन तुरंत उसकी ओर लपका। फनेस में सुनहरे रंग की पिल को देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल बाहर निकल आएगा। अंशुल भी एक पल में दौड़ पड़ा और फिर वह भी मुंह फाड़े देखता रह गया। अमोघेश का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कक्ष में सभी के चेहरों का रंग उड़ चुका था और फनेस को हक्के बक्के देख रहे थे। सुरमास आगे बढ़ा और देखा और उत्साह से हंसते हुए बोला, बॉस तुम तो गजब हो। हाँ, बाकी लोग एक बार में एक पिल शोधित करते हैं, लेकिन तुमने तो 5 पिल बना डाली, यह तो कमाल है। हम ध्रुव की नजरें खाली थीं। असल में उसे भी नहीं पता था कि उसने कितनी पिल बनाई हैं। फनेस में 5 पिल्स को देखकर जो चिड़िया के 5 सुनहरे अंडों की तरह पड़ी थी, वह भी थोड़ा हैरान रह गया। उस पल वह अपने दिल में बेहद हैरान था और मन ही मन सोचा, आचार्य अमृतेश वाकई आचार्य अमृतेश है, बहुत जबरदस्त। कम भक्त मैं भविष्य में औषधि शास्त्र कैसे सीखूंगा? बस कोई तरीका ढूंढना होगा कि आचार्य अमृतेश का पूरा ज्ञान मुझे मिल जाए। हाँ बिल्कुल, मैं तो जबरदस्त हूँ। इस सोच के साथ ध्रुव कल्पनाओं में खो गया। अगर औषधि शास्त्र के लिए आचार्य अमृतेश का उपयोग कर सकता हूं तो शिल्प शोधन का क्या, फॉरेशन मास्टरी का क्या, अन्य कलाओं का क्या? वाह, मुझे क्यों लग रहा है कि सुख की लहर मेरी ओर दौड़ रही है, मैं इसे रोक भी नहीं पा रहा। हाँ, सहायक व्यवसायों का एक जखीरा बनाऊंगा। ध्रुव अपने दिल में उल्लासित था। जैसा उसने सोचा,
अगर वह आचार्य अमृतेश को पिल रिफाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता था तो स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च विशेषज्ञों को शिल्प कौशल और बाकी कौशलों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि यह बस एक तर्क ही था। अब सब कुछ उसकी किस्मत पर निर्भर था। पर जब ध्रुव कल्पनाओं में खोया हुआ था, सियान ड्रैगन अपने घुटनों को काबू नहीं कर सका और सीधे घुटनों के बल बैठ गया। भाई ध्रुव नहीं, गुरु ध्रुव, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। वो पागल होने वाला था। उसे लगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो ज्ञान प्राप्त किया वह सब बेकार था। और असल औषधि कौशल क्या था, उसे आज आखिरकार समझ आया। ध्रुव की तुलना में उसकी सारी तरकीबें और तकनीकें बस कचरा थीं। उन्हें बाहर निकालना तो बस शर्मिंदगी की थी। क्या हकीम सूची, क्या नीलंग साम्राज्य का नंबर 1 हकीम मास्टर, यह सब बकवास था। उन 3 सेकंड ने सियान ड्रैगन को जबरदस्त झटका दिया, मानो उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। ध्रुव ने तुरंत सियान को उठाया और बोला, अरे भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? सियान ड्रैगन ने सिर हिलाया और बोला, अगर तू मुझे घुटनों पर बैठने देना चाहता है तो बैठने दे। मैं अब तेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हूं, मुझे घुटनों पर रहने दे। उसे लगता था कि उसका औषधि कौशल ठीक ठाक था और वह डार्क वर्ल्ड में शीर्ष स्तर का था, लेकिन वो तो बकवास से भी बदतर था। ध्रुव थोड़ा घबरा गया और बोला, बड़े भाई, यह बस एक संयोग था। मैंने सिर्फ किस्मत से पिल शोधित की। मैं अपनी कला पर निर्भर नहीं था। मैं तेरी तुलना में कुछ भी नहीं हूं। वह यह तो नहीं बता सकता था कि उस पल उसके शरीर में स्वयं आचार्य अमृतेश की शक्तियां बह रही थीं। यह ध्रुव का नहीं, उनका कमाल था। सियान ड्रैगन ने ध्रुव को भ्रमित नजरों से देखा और बोला, किस्मत से पिल शोधित की? पिछली बार तूने मुझे जो पिल दी थी वह भी किस्मत से बनाई थी। मैं भले ही बूढ़ा हूं, चूया नहीं। अगर तू आज मुझे वचन नहीं देगा तो मैं नहीं उठूंगा। सियान ड्रैगन का शरीर और झुक गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहा। वह बहुत दृढ़ था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी दृढ़ता नहीं दिखाई थी। अंशुल ने हल्के से कहा, बस उसे वचन दे दे, वरना वह सचमुच नहीं उठेगा। किसने तुझे ऐसा दैवीय कौशल को दिखाने को कहा? मुझे पिल रिफाइन करना नहीं आता। अगर आता तो मैं निश्चित रूप से फनेस तोड़ देता और इस जन्म में फिर कभी औषधि शास्त्र नहीं सीखता। अंशुल के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कान थी। ध्रुव का औषधि कौशल वाकई बहुत दैवीय था। उसके पास कोई चारा नहीं था। मजबूरन ध्रुव को यह कहना पड़ा, ठीक है, लेकिन भाई सियान, हम फिर भी पहले की तरह भाई ही रहेंगे, गुरु चेला नहीं, और मैं सच में तुझे कुछ नहीं सिखा सकता। सियान ड्रैगन ने तुरंत कहा, बस मुझे अपने साथ रख लो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। हफ ध्रुव ने एक गहरी सांस छोड़ी और हार मानते हुए बोला, ठीक है, पहले तू उठ जा। इसके बाद ध्रुव ने अभी अभी शोधित 5 में से एक पिल निकाली और सियान को सौंपते हुए बोला, भाई सियान, इस पिल के गुण देखो। हाँ गुरु, क्योंकि उसने उसे गुरु मान लिया था। सियान अब कोई हिचक नहीं दिखाएगा। भले ही ध्रुव सहमत ना हो, वह उसे गुरु ही बुलाएगा। पिल लेने के बाद सियान ड्रैगन ने अपनी चेतना से हल्के से उसे महसूस किया और फिर उसका चेहरा हैरानी से भर गया और वह बोला, परम रैंक से ऊपर की गुणवत्ता, इसे निर्वाण रैंक पिल कहा जा सकता है। और गुण की बात करें तो यह ब्लड लाइन को मजबूत कर सकती है, ब्लड लाइन का स्तर बढ़ा सकती है और इसमें रक्तसों में फैली किसी भी तरह की अशुद्धता या जहरीले तत्वों को खत्म करने की क्षमता है। यह तो ब्लड लाइन के लिए एक अमृत की तरह है। अगर चंद्रकांत पुष्प सिर्फ ब्लड लाइन को शक्तिशाली करता है तो इस पिल का प्रभाव उससे 10,000 गुना नहीं, 1 लाख गुना जायद है। सियान ड्रैगन का चेहरा उत्साह से दमक रहा था। यह पिल बस बहुत जबरदस्त थी। ध्रुव ने अपने दिल में बुदबुदाया, आचार्य अमृतेश ने वाकई मुझे निराश नहीं किया। फिर ध्रुव ने एक और पिल निकाली और लाइबा को सौंपते हुए बोला, इसे खा ले, यह तेरी बीमारी को ठीक कर देगी। लाइबा का चेहरा आंसुओं से भरा था। वह नहीं जानती थी कि अपनी मौजूदा भावनाओं को बयान करने के लिए क्या कहे। उसने सावधानी से पिल ली और धीरे धीरे निगल ली। ध्रुव ने कहा, यहाँ 4 और हैं। अमोगेश चाचा, एक तेरे लिए। सुरमास, तेरी ब्लड लाइन का लेवल अभी बहुत अच्छा नहीं है, तू भी एक ले ले। भाई अंशुल, भाई सियान, तुम दोनों को भी एक एक। ध्रुव बिल्कुल कंजूस नहीं था। यह पिल ब्लड लाइन को शक्तिशाली कर सकती थी और उसका स्तर बढ़ा सकती थी, लेकिन यह उसकी कर्स ब्लड लाइन के लिए बेकार थी। उसने अभी कर्सिचाश तकनीक का उपयोग करके इसे महसूस किया था। उसमें कोई भी उबाल नहीं आया, जिसका मतलब था कि यह पिल ध्रुव के लिए बेकार थी। कक्ष में सभी लोग एक बार फिर से स्तब्ध रह गए। चंद्रकांत पुष्प की कीमत 60 स्टार एम है और इस पिल में ना जाने तूने कितनी उच्च स्तरीय जड़ी बूटियां मिलाई थीं। इस पिल की कीमत कम से कम 6 लाख स्टार एम से ऊपर होगी। हम इतनी महंगी कीमत नहीं दे सकते। ध्रुव, तुझे इसे अपने लिए रखना चाहिए, अमोगस ने कहा। बॉस, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब वे बोल रहे थे, अचानक लाइबा के शरीर पर लाल रोशनी चमकने लगी, धीरे धीरे बढ़ती गई। अंत में यह एक शक्तिशाली ऊर्जा बन गई जो बाहर की ओर उमड़ी, जिससे पूरा नीलामी हॉल हिल गया।
ध्रुव की नजरें तन गईं। वह चिंतित होने लगा और बोला, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। सियान ड्रैगन उत्साह से हंसा और बोला, इस पिल की शक्ति बहुत प्रबल है, कुछ नहीं होगा। उसकी काया इसे पूरी तरह सहन कर सकती है। जब इस तरह की शक्ति उसमें समाहित होगी तो उसकी शक्तियों में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। बस देखते रहे। रॉयल कक्ष से ऊर्जा की तेज लहरें निकल रही थीं। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। यह क्या हुआ? उस निजी कक्ष में क्या हो रहा है? वह लाल रोशनी का विस्फोट क्या है? कितनी शक्तिशाली ब्लड लाइन आभा है? गौरांग ने धीरे से कहा, क्या हमें इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर कुछ करना चाहिए? सभी का ध्यान रॉयल कक्ष पर केंद्रित था। अगर इस समय वे कोई कदम उठाते तो निश्चित रूप से सबको चौंका देते। वीरन तुरंत बोला, हमारा लक्ष्य डिवाइन स्क्रॉल है। वो अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए जल्दबाजी में कुछ मत कर। गौरांग ने सिर हिलाया, ठीक है। हेलगेट वरदान मंडल और नवखंड महासंघ के लोग भी तनाव में थे। उन्हें नहीं पता था कि रॉयल कक्ष में क्या हो रहा था। वे भी सोच रहे थे कि क्या उन्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन अंत में वे वीरन की तरह ही रुके रहे। अंशुल बाहर निकला और ऊंची आवाज में बोला, इस रॉयल कक्ष के पास कोई नहीं आएगा। जो भी अवज्ञा करेगा उसे मार दिया जाएगा। सभी फिर से हैरान रह गए। उसी समय रत्नकुंज के कुलीन रक्षक तुरंत रॉयल कक्ष को घेर कर खड़े हो गए और यहां तक कि एक चंद्रतारा स्तर का योद्धा भी उसकी रक्षा कर रहा था। इस तरह का गठन सभी को और भी हैरान कर गया। आखिर हुआ क्या है? मुझे क्यों लग रहा है कि अंदर कोई खतरनाक आभा बढ़ रही है? लाल रोशनी का विस्फोट, यह ब्लड लाइन शक्ति का उदय, क्या अभी खरीदा गया चंद्रकांत पुष्प निगल लिया गया? सभी अनुमान लगा रहे थे कि क्या हुआ था। इतना कि नीलामी कुछ देर के लिए रुक गई। इससे अग्रेश्वर बहुत नाक हुआ। पिल नीलामी चरण पहले ही बहुत समय खा चुका था और अब अचानक ऐसी घटना होने से वह स्वाभाविक रूप से नाक था। अग्रेश्वर ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, अंशुल, तू आखिर कर क्या रहा है? अंशुल ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, अग्रेश्वर, मुझे जो करना है उसका हिसाब तुझे देने की जरूरत नहीं है ना? तुझे यह सोचना चाहिए कि नीलामी के बाद अध्यक्ष जी को क्या जवाब देगा। अग्रेश्वर ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी, जवाब तो तुझे भी देना होगा। इस साल की पिल नीलामी देख, उस जड़ी बूटी के अलावा क्या कोई पिल 10,000 से ज्यादा में बिकी? रत्नकुंज ने तुझ पर इतने संसाधन खर्च किए हैं, वह ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं थे। अरे हाँ, वो सियान ड्रैगन, तुम दोनों ने मिलकर उन संसाधनों के पैसे हड़प तो नहीं लिए ना? अग्रेश्वर मानो फिर से जीवित हो गया था। यह नीलामी उसका आखिरी मौका था। अगर वह अपने खजानों के लिए ऊंची कीमत उगा पाया तो उसके पास जिंदा रहने का मौका था। अंशुल का चेहरा गहरा हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, अग्रेश्वर, जल्दबाजी मत कर। उसने उसे यह नहीं बताया कि उम्र बढ़ाने वाली पिल भी नीलामी के लिए थी, लेकिन अग्रेश्वर ने जो कहा वह सच था। इस साल की पिल नीलामी में कुछ विशेष नहीं था। इसमें कोई नयापन नहीं था और कोई ऊंची कीमत नहीं मिली थी। यह कहा जा सकता है कि इस साल की पिल नीलामी घाटे में थी। अग्रेश्वर ने फिर से कड़वे लहजे में तंज कसा, मुझे क्यों लगता है तुझे पिल विभाग का एल्डर बनने की जरूरत नहीं है। घर जाकर शकरकंद होगा। केवल एक आखिरी पिल जखीरा बचा है। इसके बाद तुझे अध्यक्ष जी को जवाब देना होगा। अग्रेश्वर ने ठंडी हंसी हंसी, अंशुल, अब देखता हूं तू क्या करता है। हाँ हाँ। अग्रेश्वर अपने दिल में पागलों की तरह हंस रहा था। इस दौरान रॉयल कक्ष में लाल रोशनी और तेज होती जा रही थी। लाइबा का शरीर तेजी से बदल रहा था। अमोघेश बहुत चिंतित था। ध्रुव भी चुपके से अपनी मुट्ठियां कस रहा था। उन्हें नहीं पता था कि लाइबा की मौजूदा स्थिति क्या थी। क्या वह दर्द में थी या परिवर्तन से गुजर रही थी? क्या वह इसे सहन कर पाएगी? तभी धड़ाम एक जोरदार आवाज गूंजी। लाइबा की पीठ से अचानक बड़े बड़े सफेद पंख निकल आए। पंख 5 मीटर के का 5 मीटर लंबे थे और गहरी चमकदार सफेद शक्ति से लिपटे हुए थे। जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, धम, रॉयल कक्ष की एक तरफ की दीवार भेद दी गई और बाहर सभी ने उस विशाल सफेद पंथ को देखा। सभी स्तब्ध रह गए। यह क्या है? यह पंथ किस तरह की दिव्य शक्ति छोड़ रहा है? क्या उसने दिव्य पंख हासिल कर लिए हैं? लेकिन यह कैसे संभव है? डार्क वर्ल्ड में ऐसे स्तर तक साधना करने वाले कितने लोग हैं? यह शख्स कौन है? नीलामी हॉल में हड़कंप मच गया। उस विशालपन से निकलने वाली शक्ति बहुत प्रबल थी। ध्रुव भी हैरान रह गया और मन ही मन सोचा, तेरी तो यह तो सचमुच एक दिव्य परी में बदल गई। इसके बाद लाल रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई। रॉयल कक्ष सामान्य हो गया, लेकिन वो पंखों का जोड़ा अभी भी था। कक्ष भी तहस नहस हो चुका था। इस पल लाइबा के शरीर पर 3 स्थानों को छोड़कर, जो पंखों के आवरण और अंदर से ढके थे, बाकी हिस्से साफ दिखाई दे रहे थे। वह बेमिसाल रूप से खूबसूरत लग रही थी। उसके शरीर से एक अनकही आभा निकल रही थी। वो जो पहले से ही बहुत सुंदर थी, अब और भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। वह काकाया, वह त्वचा,
वह पतली टांगे, वह बेहद पतली कमर, वह बस अनुपम सुधरी थी। लाइबा खुद भी स्तब्ध थी। अपने शरीर में शक्ति को महसूस करते हुए उसका चेहरा उत्साह से भर गया और वह बोली, मैं, मुझे शक्तियां महसूस हो रही है। मैं वह इतनी उत्साहित थी कि बोल नहीं पा रही थी और उसी पल वो अचानक आगे बढ़ी और ध्रुव की बाहों में झपट पड़ी। उसका वो सफेद पंख जो दीवार में धंसा था, पूरी दीवार को मक्खन की तरह काट गया, मानो उसके पंख एक तीखी ब्लेड हो जो एक सीधी रेखा में बदल गए। हर पंख स्टील की तलवार की तरह तेज था, बेमिसाल धारदार। उसी पल रॉयल कक्ष की दीवार पूरी ढह गई। सभी लोग गर्दन तान कर देखने लगे। एक अनुपम सुंदरी जिसकी पीठ पीछे विशाल पंथ थे, ध्रुव की बाहों में लिपट कर रो रही थी। यह कैसी शक्ति है? हाय देवी, मुझे इतनी जलन हो रही है। यह शख्स कौन है? वो दिव्यपुरी, वो अनुपम सुंदरी, मुझे वो चाहिए। उसे छोड़ दे, अगर हिम्मत है तो मुझ पर आ। यह दृश्य अनगिनत लोगों को ईर्ष्या और जलन से भर गया। ध्रुव भी इस अचानक गले लगाने से हैरान रह गया, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा गंदा था और वह पूरी तरह अलग चीजें सोच रहा था। अगर मैं इसे रगड़ लूं तो क्या यह एक पक्षी को रगड़ने जैसा नहीं होगा? अगर जब मैं रक्तरानी जैसी एक सांप को रगड़ सकता हूं तो क्या मैं एक पक्षी को नहीं रगड़ सकता? वह पूरी तरह उलझन में था। लाइबा ने ध्रुव की बाहों में खुद को झोंक दिया और पूरी ताकत से बोली, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ध्रुव ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और बोला, रो मत, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। लाइबा ने ध्रुव को और कसकर गले लगा लिया और बोली, मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं। मैं बस तुझे गले लगाना चाहती हूँ, मैं बस रोना चाहती हूँ। वो छोटी सी नखरेल बच्ची की तरह बर्ताव कर रही थी। इससे लोग और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगे। अग्रेश्वर ने ठंडी हंसी हंसी और फिर जोर से चिल्लाया, अंशुल, क्या तू अब पिल नीलामी जारी नहीं करेगा? हमारा समय बर्बाद मत कर। ध्रुव ने सिर घुमाकर अंशुल की ओर देखा और बोला, भाई अंशुल, इस कुत्ते को शांत कर। अंशुल का दिल भी गुस्से से भरा था और बोला, छोटे भाई, क्या मैं तुम्हारी इस नई पिल को नीलामी के लिए ले जा सकता हूँ? मैं अभी बहुत नाक हूँ। ध्रुव ने कंधे उचकाए, बिल्कुल ले जा सकता है। अब वह तेरी पिल है, तू खुद फैसला कर। और हाँ, मैं भी बहुत नाक हूँ। आखिरी पिल जखीरे की नीलामी शुरू होती। मेजबान की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसी समय अंशुल सीधे नीलामी मंच पर चढ़ गया। मेजबान को नीचे उतारते हुए बोला, मैं हूं अंशुल। इस बार की पिल नीलामी मैंने आयोजित की है। इस वर्ष बहुत नई पिल्स नहीं है। सभी को निराश करने के लिए माफी, लेकिन इस साल हमारे पास 2 ऐसी पिल्स हैं जो दबा कर रखी गई थी। इन पिल्स के उजागर होने से पूरे डार्क वर्ल्ड और हकीम जगत में हलचल मच जाएगी। उसी वक्त अग्रेश्वर ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तू तो पूरे डार्क वर्ल्ड में तहलका मचा देगा, एल्ड अंशुल। और थोड़ा लंबी फेंक सीधे देवलोक को हिला दे कि वहां के देवता भी कांप उठे। हा 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 हा। कई लोग जोर से हंस पड़े। इस साल की पिल नीलामी वाकई अच्छी नहीं थी। यह पहले की अपेक्षाओं से बहुत कम थी। कई लोग पिल्स के लिए आए थे, लेकिन किसी को भी कोई पिल पसंद नहीं आई। अंशुल ने हल्के से मुस्कुराया, मैंने अभी जो कहा वह वाकई रूढ़िगत था। यह पिल वास्तव में देवलोक को भी हिला सकती है और देवता भी कांप उठेंगे। अग्रेश्वर फिर से हंसा, अरे अंशुल, तुमने सही कहा। वो देख, एक देवता तेरी पिल के लिए तेरे सिर के ऊपर तैर रहा है। हा 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 हा, किसे बेवकूफ बना रहा है? अगर तेरे पास ऐसी पिल होती तो अब तक निकाल चुका होता, है ना? सियान ड्रैगन ने इस साल एक भी नई पिल नहीं बनाई। आज की पिल्स तो पुरानी नीलामियों की है। क्या तुझे लगता है हम मूर्ख हैं? एंशुअल, अब और मत फेंक। पिल्स की बात छोड़, तू तो पूरे डार्क वर्ल्ड और हकीम जगत में तहलका मचाने की बात कर रहा है। तू मुझे कांपने पर मजबूर कर दे, बस वही काफी है। हाँ, कई लोग फिर से हंसने लगे, लेकिन अंशुल गुस्से में नहीं भड़का, क्योंकि जैसा ध्रुव ने कहा था, कुछ लोग खुद ही तमाचा मांगते हैं। अगर तुम उन्हें तमाचा नहीं मारोगे तो वह हमेशा घमंड करते रहेंगे। उसी पल अंशुल हल्का सा हिला। उसने अपने सीने से एक पिल निकाली और सावधानी से नीलामी मंच पर रखी। इस पिल का नाम है। अचानक उसे याद आया कि इस पिल का अभी कोई नाम नहीं था। उसकी नजरें अनायास ही ध्रुव की ओर मुड़ गईं। ध्रुव भी पिल के नाम के बारे में सोच रहा था। अग्रेश्वर ने जोर से तंज कसा, एक ऐसी पिल जिसका तू नाम भी नहीं बता सकता। एल्डर अंशुल, तू वाकई बहुत लंबी फेंक रहा है। मैं तुझे इतने सालों से जानता हूं, लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि तू इतना बड़ा डींगबाज भी है। अंशुल के दिल में गुस्सा और भड़कने लगा। ध्रुव भी मन ही मन बहुत नाक था। उसे अभी अग्रेश्वर को एक जोरदार तमाचा मार देना चाहिए था। तभी उसके दिमाग में लायबा के परिवर्तन की प्रक्रिया कौद गई। नश्वर से दिव्य परी तक दिव्य प्रभा, यह ख्याल आते ही तुरंत ध्रुव ने अंशुल को मानसिक संदेश भेजा, दिव्य प्रभा पिल। अंशुल का दिल हल्का कांप उठा। वो इस नाम से हैरान रह गया। केवल दिव्य प्रभा जैसे शब्द ही इस पिल के योग्य थे। उसने अपनी आवाज फिर से ऊंची की और बोला,
इस पिल का नाम है दिव्य प्रभा पिल। इसका प्रभाव है, सीधे शब्दों में कहें तो यह चंद्रकांत पुष्प से 1 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और साफ साफ कहें तो अभी निजी कक्ष में जो लड़की थी, उसने दिव्य प्रभा पिल खाकर ही अपनी ब्लड लाइन को देवस्तर तक पहुंचा लिया। इसकी शुरुआती कीमत 8 लाख स्टार एबर है और प्रत्येक बोली कम से कम 5,000 की होनी चाहिए। बोली, शुरू करें। जैसे ही उसकी आवाज थमी, पूरा नीलामी हॉल शांत हो गया। सभी अंशुल को मुंह फाड़े देख रहे थे। उनके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे थे। इस दुनिया में क्या सच में ऐसी कोई चमत्कारी पिल हो सकती है? क्या वास्तव में एक पिल से ब्लड लाइन को देव स्तर तक पहुंचाया जा सकता है? यह तो बस असंभव था। अंशुल ने और स्पष्टीकरण नहीं दिया। वो चुपचाप वहां खड़ा रहा। अग्रेश्वर पहले तो हैरान हुआ, फिर जोर से हंसा और बोला, अंशुल, क्या तेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? इस दुनिया में ऐसी पिल हो सकती है? क्या तुझे लगता है हम बेवकूफ हैं? शुरुआती कीमत 1 लाख स्टार एनबल, क्या तू पैसे के लिए पागल हो गया है? कई लोग आपस में चर्चा करने लगे। सभी को संदेह था, एक पिल में ऐसी चमत्कारी शक्ति होना नामुमकिन था। ब्लड लाइन प्रतिभा युद्ध कला की तरह ही थी। इसे भी निरंतर साधना से धीरे धीरे सुधारा जा सकता था। इसे एक झटके में देव स्तर तक ले जाना, यह तो बस असंभव था। उसी पल रत्नराज बाहर निकला और नीलामी मंच पर चढ़ गया। अंशुल ने हल्के से झुककर अभिवादन किया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रत्नराज का चेहरा भावहीन था। वह दिव्य प्रभा पिल के पास गया। आधे सेकंड बाद उसका चेहरा अचानक से बदल गया और उत्साह से भर गया। उसके शरीर की सारी शक्ति फट पड़ी और उसकी आंखें चमकने लगी। कैसाटी यह पिल सभी उसकी दी और देख रहे थे। रत्नराज ने गहरी सांस ली और बोला, रत्नकुंज अपनी सारी संपत्ति और संसाधनों के साथ और मेरी जान की गारंटी देता है कि इस पिल के गुनेल्ड अंशुल ने जो कहा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। यह सुनते ही सबसे पहले अग्रेश्वर का चेहरा हिल गया। उसे लगा जैसे अंशुल ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, अध्यक्ष जी, कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई? उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही रत्नराज अग्रेश्वर के सामने उतर आया। उसे उदास आंखों से घूरते हुए और ठंडे स्वर में बोला, मैंने तुझे एक मौका दिया था, लेकिन तूने उसकी कद नहीं की। अब लगता है कि तेरी जान रखने का कोई मतलब नहीं है। तुरंत उसकी शक्ति उमड़ पड़ी और एक भयंकर दबाव नीचे उतर आया। अग्रेश्वर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। वह जमीन पर कुचल दिया गया। उसके साथ छिद्रों से खून बहने लगा। वह मर चुका था। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। ध्रुव भी चुपके से हैरान था। कितनी प्रबल शक्ति! चंद्रतारा स्तर के अग्रेश्वर को एक ख्याल भर से तुरंत मार देना, यह किस स्तर की शक्तियां थीं? मानव सम्राट सूची का योद्धा या उससे भी उच्च स्तर का? ध्रुव का दिल अंदर तक से हैरान था। रत्नराज ने अपनी आंखें उठाई और कहा, मेरे दिग्गज साथी जितने भी यहाँ छिपे हैं, मैं अपनी जान की गारंटी देता हूँ कि इस पिल के गुण निश्चित रूप से उससे ज्यादा बेहतर है जो उसने कहा। और अगर संभव हो तो मैं चाहता हूँ कि इस पिल की नीलामी ना हो ताकि मैं इसे खरीद सकूं। यह रत्नकुंज का नियम था। एक बार कोई वस्तु नीलामी मंच पर आ गई तो उसमें रत्नकुंज के लोगों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। यह कीमत बढ़ाने से रोकने के लिए था। उसी पल भीड़ में एक कुबड़ वाला बूढ़ा जो टेढ़ी मेढ़ी लाठी पकड़े था, बोला, यह बूढ़ा अत्रियोगी 5 लाख स्टार एबर की बोली लगाता है। अत्रियोगी, यह शख्स कहाँ से आया? एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो गले तक दफन हो चुका है, 5 लाख स्टार एबर की बोली लगा रहा है। क्या यह पागल है? क्या इसके पास इतना पैसा भी है? जब सभी जोर शोर से चर्चा कर रहे थे, एक और बूढ़ा खड़ा हुआ। चून की अतियोगी ने बोली लगाई है तो यह बूढ़ा प्रणवेश्वर 10 लाख स्टार एबर की बोली लगाता है, सीधे 5 लाख स्टार एबर की वृद्धि। अब यह प्रणवेश्वर कौन है? 10 लाख स्टार एबर, यह कितना पैसा है? पागल हो गए हो क्या? मैं 20 लाख स्टार एबर की बोली लगाती हूँ। एक बूढ़ी औरत जिसके सिर पर काला फूल था अचानक प्रकट हुई और हल्के से बोली, इस बोली को इस पिल की जरूरत है, कृपया उदार बने। इसके बाद कुछ और लोग जिनके नाम कोई भी नहीं जानता था प्रकट हुए और सभी ने ऊंची से ऊंची बोली लगाई। हर बार कीमत 5 लाख स्टार एम से ज्यादा बढ़ रही थी। ध्रुव बुदबुदाया, यह लोग आखिर कौन हैं? सियान ड्रैगन का चेहरा बेहद उत्साहित था। पर मसूची और मानव सम्राट सूची के महादिग्गज कमाल, हाहा कमाल है, वाकई कमाल है। इन बोलियों को सुनकर सबसे ज्यादा उत्साहित ना तो ध्रुव था, ना ही सियान ड्रैगन, बल्कि वीरन था। कीमत जितनी ऊंची होती थी, बोली लगाना उतना ही रोमांचक होता था। अगर कोई बोली लगा सकता था तो इसका मतलब था कि उसके पास पर्याप्त धन था। इस तरह बोली लगाना और भी दिलचस्प हो जाता था। इसीलिए पूरे हॉल में सबसे उत्साहित लोग वो महारथी नहीं थे जो बोली लगा रहे थे, ना ही रत्नकुंज का अंशुल था। यह थे भीड़ में वीरण और अन्य साथ छिपे हुए वॉर गॉड।
वे सभी बेहद उत्साहित थे, क्योंकि अगर यह लूट सफल हो गई तो उनकी बाकी जिंदगी खाने पीने की चिंता से मुक्त हो जाएगी। वे जहां चाहे अपने मास्टर को ढूंढने जा सकते थे। एक आध पल प्रणवेश्वर ने फिर से बोली लगाई और बोला, कालिका देवी, तुम्हारी ब्लड लाइन पहले ही देव स्तर तक साधित हो चुकी है। अत्रियोगी भाई, तुम्हारी ब्लड लाइन भी ऐसी ही है। मेरी ब्लड लाइन प्रतिभा में अभी भी थोड़ी कमी है। क्यों ना तुम इसे मुझे दे दो। मैं वादा करता हूं, मैं शतायु बीज की नीलामी में हिस्सा नहीं लूंगा। उसे वाकई इस दिव्य प्रभा पिल की जरूरत थी। अत्रियोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई प्रणवेश्वर, जब तूने ऐसा कह ही दिया तो मैं तुझे कैसे मना कर सकता हूं। लेकिन तू शतायु बीज की नीलामी में हिस्सा नहीं लेगा। कालिका भी उसकी ओर देख रही थी। प्रणवेश्वर ने कहा, बिल्कुल, मैं प्रणवेश्वर अपने वचन का पक्का हूं। अंत में एक समझौता हो गया। जैसे ही हथौड़ा गिरा, अंशुल का शरीर कांप उठा। आज तक पिल नीलामी में कभी इतनी चौंका देने वाली बोली नहीं लगी थी। एक आग पल क्या था। ज्यादातर योद्धा स्टार क्रिस्टल और स्टार एम्प मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन बहुत कम लोग आग पल के बारे में जानते थे, क्योंकि यह केवल महादिग्गजों की मुद्रा थी। यह ज्यादातर महाशक्तिशाली कुलों और संप्रदायों के पास होते थे। केवल एक आग पलक की कीमत से स्टार क्रिस्टल और स्टार एबर का एक छोटा पहाड़ बन सकता था। अंशुल ने खुद को शांत किया और मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो महोदय प्रणवेश्वर जी, यह पिल आपकी हुई। प्रणवेश्वर ने अपनी चेतना को हिलाया और एक छोटा काला थैला मंच पर उड़ गया। उसने कहा, एक आध पल। इसके बाद अंशुल ने तुरंत किसी को पिल सावधानी से आगे भेजने को कहा। प्रणवेश्वर ने गोली लेने के बाद रुका नहीं और तुरंत उसे निगल लिया। एका पल की कीमत वाली चीज को खा लेना ही बेहतर था। इसके अलावा वह यह भी जानना चाहता था कि क्या यह पिल वाकई अध्यक्ष रत्नराज ने जैसी बताई थी वैसी शक्तिशाली थी। अगर नहीं, हाँ, तो उसके पास पैसा वापस लेने का बहाना होता। यही कारण था कि वह इसे मौके पर ही परखना चाहता था। रणवेश्वर ने रत्नराज की ओर देखा और बोला, अध्यक्ष रत्नराज, अगर यह पिल तुमने जैसी बताई वैसी नहीं हुई तो तुम्हें अंजाम पता है ना। अंशुल ने भौहें सिकोड़ ली। लायबा का परिवर्तन हो गया था, लेकिन यह गारंटी नहीं थी कि हर कोई परिवर्तन से गुजर सकता था। पिल्स भी व्यक्ति के अनुसार अलग अलग प्रभाव डालती थी, लेकिन रत्नराज के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था। उसने शांति से कहा, प्रणवेश्वर भाई, तुम जल्द ही शक्ति का अनुभव करोगे। मैं जितना भी समझाऊं या वादा करूं वह बेकार है। लेकिन यह पिल उस महान व्यक्ति ने बनाई थी। बाकी लोग नहीं जानते थे कि वह महान व्यक्ति कौन था, और ना ही उन दिग्गजों को पता था। लेकिन वह जानते थे कि इस नीलामी में एक शतायु बीज नाम की पिल थी जो उम्र को 100 साल बढ़ा सकती थी। वाकई दिव्य प्रभा पिल का प्रकट होना एक शक्तिशाली प्रचार था। जैसे ही इस पिल का प्रभाव सामने आएगा, शतायु बीज की नीलामी चरम पर पहुंच जाएगी। प्रणवेश्वर ने ठंडी हंसी हंसी, बस वैसा ही हो जैसा तूने कहा, वरना मैं तुम्हारे पूरे रत्नकुंज को तहस नहस कर दूंगा। उसी पल प्रणवेश्वर का चेहरा अचानक बदल गया और उसके शरीर में एक लाल रोशनी चमकी और एक प्रबल आभा तुरंत फट पड़ी। प्रणवेश्वर तुरंत ही पालथी मारकर बैठ गया और लाल रोशनी की भयंकर लहरें बाहर की ओर लहराने लगी। यह बहुत गहरी थी। यह क्या हो रहा है? वही लाल रोशनी जो पहले थी। क्या यह पिल सचमुच ब्लड लाइन की शक्ति को शुद्ध कर रही है? क्या यह पिल वाकई इतनी जादुई है? कुछ सेकंड बाद धड़ाम एक विशालकाय हाथी की भयंकर गर्जना गूंजी और पूरा नीलामी हॉल जोर से हिल गया। अत्रियोगी और कालिका देवी हैरान रह गए और उनके चेहरों का रंग उड़ गया। उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें पछतावा हो रहा था। उन्हें वह दिव्य प्रभा पिल छोड़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि प्रणवेश्वर की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। खासकर उसकी ब्लड लाइन की शक्ति, यह लगातार मजबूत हो रही थी और सक्रिय हो रही थी, मानो वो दूसरी जवानी बिखेर रहा हो। कुछ और सेकंड बीते, धड़ाम एक जोरदार आवाज के साथ प्रणवेश्वर के शरीर पर एक प्रबल प्राचीन हाथी की विशालकाय छाया प्रकट हुई। हाथी का शरीर हर तरह के चिन्हों से ढका था और यह बेहद शक्तिशाली था। ब्लड लाइन में सुधार, यह सचमुच ब्लड लाइन सुधारने वाली पिल है। यह अविश्वसनीय है। कुछ ही सेकंड में ब्लड लाइन का ब्रेक थ्रू करना एक ऐसी पिल है। इसके तुरंत बाद प्रणवेश्वर के शरीर की आभा अचानक उसके काबू में वापस खींच गई। अब उसकी ब्लड लाइन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, लेकिन अभी उसे और वक्त चाहिए था। यह उसका सबसे कमजोर पल भी था। अगर कोई उस पर हमला करना चाहता तो वह खत्म हो जाता। उसे सावधान रहना था। उसने अपनी आभा वापस खींची और अचानक बोला, तुम्हारे रत्नकुंज के पास ऐसी कितनी पिल्स हैं? मैं 2 आग पल देकर एक और खरीदूंगा। यह सुनते ही पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। अत्रियोगी ने धीरे से कहा, भाई प्रणवेश्वर, लगता है तूने ब्रेक थ्रू कर लिया। कालिका देवी ने भी हल्के से कहा, बधाई हो प्रणवेश्वर भाई,
प्रणवेश्वर ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, आखिरकार मुझे पता चला कि देवस्तर ब्लड लाइन की शक्ति क्या है। शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। इस पिल का नाम क्या है? अंशुल ने तुरंत कहा, दिव्य प्रभा पिल। प्रणवेश्वर ने कहा, वाकई दिव्य प्रभा पिल का गुण इसके नाम की तरह है। यह सर चुके को जादुई बनाती है और नश्वर को दिव्य परिवर्तन की अवस्था में ले जा सकती है। यह दिव्य प्रभा पिल वाकई जबरदस्त है। वह अपने दिल में बहुत उत्साहित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पिल इतनी बड़ी शक्ति ला सकती है। उसे अब ऐसा लग रहा था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह मानव सम्राट सूची में कुछ रैंक और ऊपर चढ़ सकता है। प्रणवेश्वर ने अत्रियोगी और कालिका देवी की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। मुझे तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना होगा कि तुमने इसे मुझे दे दिया। अत्रियोगी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बस अपना वादा मत भूलना। तू अब शतायु बीज के लिए बोली नहीं लगा सकता। हाँ। प्रणवेश्वर स्तब्ध रह गया। क्या मैंने सच में ऐसा कहा था? यह सुनते ही अत्रियोगी का चेहरा अचानक बदल गया और उसने प्रणवेश्वर को उदास आंखों से घूरते हुए कहा, क्या तू बेशर्मी पर उतर आया है? प्रणवेश्वर, इतने लोगों ने सुना, तू अपने वादे से मुंह कर नहीं सकता। किसने सुना? प्रणवेश्वर ने अपने पास खड़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, तूने सुना? वह व्यक्ति आधे सेकंड के लिए हिचकिचाया। उसी पल प्रणवेश्वर की चेतना हिली और उस व्यक्ति का सिर फट गया। प्रणवेश्वर ने फिर पूछा, किसने सुना? सभी चुप हो गए और सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। शक्ति से सब कुछ कुचल देना। महादिग्गजों की शक्ति क्या थी? यही तो थी। एक वाक्य से कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहां तक कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। अगर कोई बोलने की हिम्मत करता तो वह मारा जाता। कौन मूर्ख बेफालतू में अपनी जान गंवाता? कालिका देवी ने उसे घूरते हुए कहा, प्रणवेश्वर, आखिर तू करना क्या चाहता है? प्रणवेश्वर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो कुछ नहीं करना चाहता। मैं बस एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहता हूं और बाकी सब की तरह शतायु बीज के लिए बोली लगाना चाहता हूं। इतना कहकर वह बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और विश्राम करने लगा। अन्य महादिग्गजों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर यह सही वक्त और सही जगह नहीं थी, इसलिए वह भी बैठ गए और धैर्य से इंतजार करने लगे। वीरन, ऐसा लगता है कि अभी एक और शक्तिशाली पिल है, गौरांग ने फुसफुसाया।